नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आपके सांसद। और आपके सांसद में संवाद करेंगे सांसद प्रदीप पुरोहित के साथ। प्रदीप पुरोहित उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र से आने वाले एक जनप्रिय और ज़मीनी नेता हैं। वर्तमान में उड़ीसा के बारगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य हैं। ग्रामीण परिवेश और किसान पृष्ठभूमि से आने वाले प्रदीप पुरोहित ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन से की थी। उन्होंने बाल को हटाओ, गंधमर्दन बचाओ जैसे ऐतिहासिक जन आंदोलन का नेतृत्व कर हजारों ग्रामीणों, किसानों और आदिवासियों को संगठित किया। इस आंदोलन ने उन्हें एक संघर्षशील जननेता के रूप में पहचान दिलाई। प्रदीप पुरोहित वर्ष 2014 से 2019 तक ओडिशा विधानसभा में पद्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। इसके पश्चात वर्ष 2024 के आम चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बारगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लगभग 1.5 बरस हो गया है, 1.5 बरस से ज़्यादा ही हो गया है कि सांसद के रूप में काम करते हुए। कैसा बीता ये पिछला 1.5 बरस? देखिए, मैं लोगों का आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को लोकसभा संसद लड़ने के लिए मेरे नाम को नॉमिनेट किया जी। इसलिए मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सभी लीडर को। और लोगों को आशीर्वाद से पहले बार लोकसभा सांसद के रूप में चुन के मैं दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद मेरे को लग रहा है लोकसभा का जो गरिमा है और विशेष तौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार को नज़दीक से देखने का जो सुযোग मिल रहा है, सरकार का कामकाज को, मंत्री लोगों का कामकाज को, और संसद में बैठ के इतना सबसे बड़ा दुनिया का पंचायत है, वहाँ हमारा क्षेत्र का लोगों का, कहीं किसानों का, कहीं पहाड़ी क्षेत्रों का, कहीं पानी का समस्या, कहीं खेती ज़मीन का समस्या, ये सब बोलने के लिए मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी जगह पर हम पहुँच गए हैं। 1.5 बरस में मैं देख रहा था आपने बहुत सारे प्रश्न उठाए संसद के माध्यम से और अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व सच तौर पर किया। क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाए, क्या साझा कर पाएंगे दर्शकों के साथ, बता पाएंगे किन विषयों पर आप बोले सदन के भीतर? देखिए, 2-3 तो बड़ा मुद्दा था हमारा क्षेत्र में जी। पहला एक रेलवे लाइन का सेंट्रल स्कूल उसका खिलाफ काफ़ी सारे पेड़ी प्रोक्योरमेंट होता है उड़ीसा में, उसको बीच बीच में समस्या होता है कि एसपीआई ने मिलर्स लोगों से चावल नहीं उठाते हैं, तो उसको भी हमने इशू किया था। ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हमने पार्लियामेंट में उठाने के लिए हमको सुयोग मिला था। ये बाल को हटाओ जो आपका आंदोलन था, उस वक्त आप स्टूडेंट थे, छात्र हुआ करते थे और आप जो है छात्र जीवन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे कि तभी जो है ये विषय आपके सामने आया और आप आंदोलन में उतर गए। क्या पूरी पृष्ठभूमि है, ज़रा हमें समझाएं। देखिए, मैं जो लोकसभा क्षेत्र में आता हूँ, पश्चिम उड़ीसा का बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र, और एक बहुत बड़ा गंधमार्दन पहाड़ है 97 किलोमीटर लंबाई का। उसमें नोआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़ 3 जिला में वो पहाड़ी का क्षेत्र है, जिससे काफ़ी सारे दुर्लभ वनौषधि है, जिसमें नृसिंहनाथ हरिशंकर जैसे 2 बड़े तीर्थ क्षेत्र पश्चिम उड़ीसा लोगों के लिए है, जहाँ से 2 नदी, सुकतेल नदी, अंग नदी वहीं से प्रवाहित होता है। काफ़ी सारे पेरेनियल स्ट्रीम वहीं है
और एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी बना था ऐतिहासिक लोगों के मत से। वो नागार्जुन जो गौतम बुद्ध के बड़े शिष्य थे, उन्होंने एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी बनाए थे। और 50,000 जनजाति जो आदिवासी लोग हजारों साल से उस पहाड़ी क्षेत्र से अपने जीवन और जीविका बचाते थे। तो जब मैं गंगाधर मेहर कॉलेज में आईसी में एडमिशन लिया था, फिर हमारा एक पेपर बैक पेपर हो गया, फिर एग्जाम देना था। उस समय उसी मूवमेंट, कांग्रेस का जमाना था, कांग्रेस ने लीज दिया था उस पहाड़ी को 47 ईयर्स के लिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को। तो उस पहाड़ी क्षेत्र लिए जनजाति लोगों ने आंदोलन शुरुआत किए थे। तो मेरे को लगा कि पढ़ाई से सबसे ज़्यादा शायद ये होगा जीवन में कि इतना बड़ा गंधमार्दन पहाड़ प्राकृतिक परिवेश को बचाने के लिए लड़ना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो मैंने उस आंदोलन से शामिल हो गए और फिर पढ़ाई छोड़ दी, उस आंदोलन से शामिल हुए। और आज मैं खुश हूँ कि देश भर में जो सबसे बड़ा 3 मूवमेंट हुआ था प्राकृतिक परिवेश को लेकर, हिमालय के वो चिपको मूवमेंट बोलिए, केरल का साइलेंट वैली आंदोलन, और तीसरा आंदोलन देश भर में शायद एक सफल मूवमेंट रहा, ये गंधमार्दन बचाओ आंदोलन पहाड़ के क्षेत्र में। तो मेरे को लगा कि 57 करोड़ खर्च कर चुका था कंपनी ने। अच्छा। फिर भी लोगों के लड़ाई के 10 साल की लड़ाई के बाद सरकार ने उसको विड्रॉ किया। और मेरे को लग रहा है पढ़ाई से हम सबसे बड़े काम ये किए, आंदोलन में शामिल हो गए। अगर ये आंदोलन ना होता या इस आंदोलन में आप भागीदारी ना निभाते तो आप राजनेता भी ना होते? क्या राजनीतिक जीवन में कह सकते हैं कि इसी आंदोलन की वजह से आपके लिए द्वार खुल गए? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। तो मेरे सोच में विचार में कभी नहीं था कि मैं राजनीति में प्रवेश करूंगा, एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा जी। लेकिन एक स्रोत हमको लेके चला आया पॉलिटिक्स में। अच्छा। और अगर ये मूवमेंट में हम शामिल नहीं होते तो शायद ये सही है कि पढ़ाई करके दूसरे कहीं जगह पर नौकरी करके बैठते थे। ये एकदम सच बात है जी। सांसद होने से पहले आप विधायक भी रहे हैं, तो राजनीतिक यात्रा बाकायदा जो है कब शुरू हो गई? मैं 1996 में मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हुआ। अच्छा। और 2000 में पहले बार मैं चुनाव लड़ा था वहाँ। पदमपुर विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है मेरा। उस समय भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल दोनों के बीच मेंट हुआ था जी जी। और मेंट चुनाव गठबंधन के जरिए लड़े थे। तो मैंने उस बार इंडिपेंडेंट लड़ा था। अच्छा। तो पार्टी मेरे को सस्पेंड भी किया था। फिर बाद में विड्रॉ हुआ, मैं फिर पार्टी में शामिल हुआ। अच्छा। फिर 2009 में मेरे को टिकट दिया था पार्टी एमएलए लड़ने के लिए पदमपुर से। मैं लड़ा था, उसमें मैं हारा था। फिर 2014 में मेरे को टिकट मिला। हाँ। मैं लड़ा, उस समय में विधानसभा सदस्य एमएलए हिसाब से मैं जीत कर आया। और 2014 से 19 में एमएलए था वहाँ। सरकार बीजू जनता दल का था जी। हम 10 विधायक थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के। हम तीसरे पार्टी थे उस समय जी जी जी। फिर भी हमारे जो क्षेत्र का जो समस्या, काफ़ी सारे समस्या था, हमने सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर हम लोग सरकार के घेरते थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने। और उसमें भी मैं प्रमुख भूमिका लेता था उस समय भी। और सरकार के को दबाव डाल के काफ़ी सारे काम भी मेरा क्षेत्र में मैं करने के लिए उस समय सफल हुआ था। जैसे मोटे तौर पर कुछ काम याद हो तो? हाँ, उस समय मोटे तौर पर आपका नरसिंहनाथ मंदिर जो है उस पर पर्यटन के लिए कुछ काम राज्य सरकार से निकालने के लिए समय हुआ था। कुछ रास्ता जो आरडी रास्ता में था, पीडब्ल्यूडी रास्ता बनाने के लिए जो रास्ता अच्छे नहीं थे, उसमें सरकार ने उसको उस समय शामिल किया था। कुछ पीएससी था जिसको सीएससी करने था मेडिकल में, उसमें सरकार शामिल होता। कुछ लड़ाई तो हमने जीते थे उस समय, सरकार को प्रेशर डाल के कुछ काम हम अपने क्षेत्र के लिए हासिल कर पाए थे जी जी। और हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार का पर्यटन पर और हमारे जो ऐतिहासिक महत्व के जो इमारतें हैं या क्षेत्र हैं, उसको पुनर्जीवित करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो आपके संसदीय क्षेत्र में भी 2 ऐसे ऐतिहासिक महत्व के मंदिर बताए जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ केंद्र सरकार से कुछ काम करवाया जा रहा है? पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री से कुछ बात हुई है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचे और देश भर को पता लगे कि कितना महत्व का ये मंदिर है या महत्व के दोनों मंदिर हैं? हाँ, ये जो मैं आपको बताया था नृसिंहनाथ मंदिर जी जी और हरिशंकर मंदिर 2 जिला में, गंधमार्दन पहाड़ के दोनों क्षेत्र में जी। और पर्यटक काफ़ी सारे आते हैं, देश भर से आते हैं जी। और वहाँ एक बैसाख मेला हर साल होता है, बैसाखी मेला यात्रा। अच्छा। जिसमें लाखों लोग एकजुट होते हैं जी। और ये पहाड़ी क्षेत्र जो है नरसिंहनाथ और हरिशंकर जी, बरगढ़ में नरसिंहनाथ पहाड़ से 16 किलोमीटर है, पहाड़ी के ऊपर क्षेत्र में चल के लोग जाते हैं जी। अगर रास्ता में जाएंगे गाड़ी से तो 60 किलोमीटर लगता है।
तो काफ़ी लोग जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर से ऊपर, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जाने के लिए। जी। तो हमने अभी केंद्र सरकार के पास डिमांड किए हैं, राज्य सरकार के, एक रोपवे का अगर वहाँ व्यवस्था हो जाए तो 18 किलोमीटर रोपवे में लोग जाएंगे, पर्यटक लोग आकर्षित भी होंगे। जी। और केंद्र सरकार पिछले टाइम भी, जब भी हमारा उड़ीसा में सरकार नहीं था, इस बार हमने उड़ीसा में सरकार बीजेपी का बना है, डबल इंजन हुआ है, लेकिन 2014 से मैं जब विधायक था, 2019 में भी जब बीजू जनता दल का सरकार था, उस पर मोदी जी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी जो विजन रख के काम करते थे, जो टूरिस्ट प्लेस पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए, उस समय नरसिंहनाथ हरिशंकर मंदिर के लिए भी केंद्र सरकार से काफ़ी पैसा आया था। जी। इस बार ये जो व्यवस्था है कि राज्य सरकार प्रस्ताव देंगे, एमपी लोग हम राज्य सरकार को देंगे, राज्य सरकार को प्रस्ताव देंगे, तो राज्य सरकार से प्रस्ताव आने के बाद केंद्र सरकार फिर वो प्रोजेक्ट को मंजूर करता है। जी। तो काफ़ी सारे प्रस्ताव अभी आए हैं राज्य सरकार से कि नरसिंहनाथ हरिशंकर मंदिर डेवलपमेंट के लिए, और हमको लगता है कि केंद्र पर्यटन मंत्री विभाग ने इसको मंजूर तुरंत करेंगे इसके डेवलपमेंट के लिए। हमने ये देखा कि आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र या इलाका कहें वो वन से ढका हुआ है, वनवासी क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी बड़ी संख्या में रहा करते हैं, और एक समय ऐसा भी था कि वो पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से खासा प्रभावित था। अभी नक्सलवाद धीरे धीरे सिमट रहा है पूरे देश भर में। आपके संसदीय क्षेत्र की क्या स्थिति है और वहाँ के लोगों की, आदिवासी हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं? देखिए, मेरा एक बड़ा क्षेत्र है जो पदमपुर सब डिवीजन में जी है। जी जी। जिसमें ये पहाड़ी क्षेत्र को लग के है गंधमार्दन पहाड़, और दूसरे तरफ जो मैं बोला बोलांगीर पाटनागढ़ अंचल है, नुआपड़ा अंचल है। अच्छा। ये पूरा आदिवासी प्रभावित अंचल है, और इसमें वनवासी लोग काफ़ी सारे रहते हैं, काफ़ी सारे आदिवासी, कंत आदिवासी, बिंझाल आदिवासी, काफ़ी सारे आदिवासी लोग रहते हैं। और उस समय एक समय था जब माओवादी संगठन वहाँ काफ़ी बढ़ावा दिया था। जी जी। और संगठन काफ़ी मजबूत किया था, और सरकार के नीति के कारण लोग बढ़ते बढ़ते चले गए वहाँ। संगठन काफ़ी बढ़ा, कम से कम 15 पुलिस स्टेशन के अंदर, जहाँ बाद में सीआरपीएफ कैंप बना। माओइस्ट लोग का इतना आतंक मचा था उस क्षेत्र में, लोगों घर से निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी 5-6 साल हो गया, अभी 6-7 साल होगा जब से मोदी जी का नेतृत्व में केंद्र में सरकार बना, और विशेष तौर से अमित शाह जी जब होम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट संभाले, ये जो माओ दमन के काम सरकार कर रहे हैं, अभी पूरा सफाई हो गया। गंधमार्दन क्षेत्र में जो वनवासी क्षेत्र में जो माओवादी लोग संगठन कर रहे थे, एक भी माओवादी का कहीं चेहरा नहीं मिलेगा। और जितना सीआरपीएफ भी कैंप था, 6 महीना हो गया, और सीआरपीएफ कैंप भी सरकार ने उठा लिया, इसलिए कि माओइस्ट खत्म हो चुके हैं, नहीं है वहाँ कोई संगठन नहीं है। और वनवासी लोग को जो डिमांड है कि वहाँ झरना है, नदी है, वनवासी लोग उस तरफ से काफ़ी लोग लेबर के तौर से बाहर चले जाते हैं, दूसरे आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उनका जीविका के और पहाड़ी क्षेत्र के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए रोजगार वहाँ मिले, ये अभी हम सरकार के डिमांड रख रहे हैं। उस क्षेत्र में औषधीय जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, सघनता बहुत है ऐसे औषधीय पेड़ पौधों की, और सरकार का, केंद्र सरकार का इस पर जोर भी है कि रोज़गार मुहैया भी हो जाएगा, और जो है वो औषधियाँ भी जो हैं संरक्षित हो जाएंगी। इसके लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की पहल की गई है? कोई विकास की बयार जो है आदिवासी भाई बहनों तक पहुँच रही है क्या? हाँ, हमारा भी जो क्षेत्र है, जो गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, बीच में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उसमें सर्वे भी किए थे हम लोग, और 2000 मेडिसिनल प्लांट्स उस पहाड़ में है। 2000? हाँ, उसमें से 256 जिसको बोलते हैं कि रेयर मेडिसिनल स्पेसीज बोलते हैं जी। इसी तरह के जहाँ दूसरे कहीं पहाड़ पर्वत में नहीं मिलता है। जी जी। और एक आयुर्वेदिक कॉलेज भी वहाँ प्रतिष्ठा इसलिए हुआ है, फार्मेसी भी है, काफ़ी जड़ी बूटी लोग संग्रह करते हैं, और उसको एक बड़े मेडिकल फार्मेसी बनाने के लिए जी, इसलिए कि गंधमार्दन से काफ़ी सारे पौधे हैं जी। तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी आयुष मंत्रालय देश के, मैं इसको जब संसद में उठाया था, आयुष मंत्री जी ने उसका उत्तर भी मैं रखे थे। अभी 50 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने सैंक्शन किए हैं। अच्छा, 6 महीना हो गया कि सर्वे कराने के लिए कि गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र में और कितना सारे दुर्लभ वनौषधि है, और सर्वे काम चल रहा है। उसके बाद शायद सरकार का प्लानिंग है, योजना है, हम लोग भी प्रस्ताव दे रहे हैं, एक बड़े इंडस्ट्री वहाँ मेडिसिन का एक इंडस्ट्री बनाया जाए, तो ताकि काफ़ी सारे लोग वहाँ एंगेजमेंट भी हो सके, पहाड़ का भी कुछ नुकसान नहीं होगा,
और लोगों का जीविका भी मिलेगा। यानी प्रतिभा पलायन भी नहीं होगा और आजीविका वहीं पर ही जो है तय हो जाएगी, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का वो भी बेहतर होगा। एकदम वो भी बेहतर हो जाएगा। उसी पहाड़ में उन लोग जोड़े के हजारों साल से जी। तो इसी डिजाइन से हम लाइन से हम डेवलपमेंट चाहते हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट होगा तो काफ़ी नियुक्ति भी वहाँ हो जाएगा। जी जी। अब वनौषधि का अगर ठीक उपयोग होगा, कोई एक फैक्ट्री हो जाएगा तो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। जी। तीसरा बात है कि वहाँ जो बुनाकार लोग का भी बड़ी संख्या है। बुनकर, हाँ, बुनकर लोग, हाँ। और संबलपुरी साड़ी जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जी जी। और अच्छा। हाँ, ये हमारे निर्मला सीतारमन जी कभी कभी संबलपुरी साड़ी पहन के बजट उपस्थापन करते हैं, भी 2-3 बार किए हैं। तो काफ़ी सारे बुनाकार लोग हैं, उन लोग का भी डेवलपमेंट के लिए भी हमने पार्लियामेंट में इनको प्रश्न काल में इनको उठाए थे। सरकार में गुरुत्व दिए हैं इस पर कि कितना बुनाकार लोग है, उसको और क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, और उनका भी एक डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस केंद्र सरकार के तरफ से शुरू हो रहा है। अभी बुनकरों को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, केंद्र सरकार ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बुनकरों के जो हाथ के बने हुए सामान थे वो औने पौने दाम में खरीद के बड़े दाम में उनको बेच दिया जाता था। अब सरकार का प्रयास ये है लगातार कि बुनकर ही जो है अपना सामान बेच पाएँ, इसलिए उनको बाज़ार मुहैया कराया जा रहा है। अलग अलग जो हैं आयोजन होते हैं, देशव्यापी आयोजन होते हैं, और कुछ बुनकरों को या हथकरघा से जुड़े हुए कलाकारों को तो विदेश भी भेजा जा रहा है। ये कितना बड़ा बदलाव है? ये देखिए, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और वहाँ तो ये जो केंद्र सरकार का जो नई पॉलिसी के कारण जी, बुनकर लोगों के लिए जो पॉलिसी लेके आए हैं लोग, मार्केट बनाएंगे जिसमें उन लोग ज़्यादा दाम से, जो बहुत कम दाम से बेचते थे वो ज़्यादा दाम से बेच पाएंगे। अभी सोनपुर, बलांगीर, बरगढ़ काफ़ी सारे मार्केट अभी बन रहे हैं जी। केंद्र सरकार उसमें फाइनेंस कर रहे हैं। बरगढ़ में भी एक जगह है बालीजोर बोल के, सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ बुनकर लोग का, उसको डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार भी अभी उनका प्लानिंग में है, और उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो उसमें शायद काफ़ी सारा बुनकर लोग को वहाँ फ़ायदा होने वाले हैं अभी केंद्र सरकार से का ये पॉलिसी और ये योजना के कारण। जी जी। और शिक्षा भी एक चुनौती रहती है। आपने कहा कि आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ पर, तो वहाँ के लिए एक सेंट्रल स्कूल की शायद आपने डिमांड की थी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आपने डिमांड की थी, उस पर कुछ काम शुरू हुआ क्या? हाँ, अभी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जी, और केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जी। हमारा जो डिमांड था उस क्षेत्र का कि एक सेंट्रल स्कूल होना चाहिए, तो अभी केंद्र कैबिनेट में मोदी जी का नेतृत्व में जो पिछले 3 महीने पहले हुआ था उसमें मंजूर दे दिए हैं जी। और इस साल शायद एडमिशन शुरू हो जाएगा। फिर जमीन जिला प्रशासन दे रखे हैं, तो ज़मीन देने के बाद फिर उनका परमानेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा जी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी एक आदिवासी यूनिवर्सिटी वहाँ होना चाहिए, उसके अभी केंद्र सरकार विचार में उसको रखे हैं। हम चाहते हैं कि वो भी शायद केंद्र सरकार फैसला करेंगे, उस वनवासी क्षेत्र के लिए एक सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा किया जाए जी। मैं आशावादी हूँ सरकार का इसको करेंगे। कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि ये आपका इलाका जो है थोड़ा सा दूर दराज के इलाके में पड़ जाता है, जो मेन स्ट्रीम उड़ीसा है उससे काफ़ी दूर है। कनेक्टिविटी के लिए NH-49 की भी एक शायद आपकी कोई डिमांड थी, उस पर भी कुछ काम चल रहा है क्या? और जो आंतरिक जो सड़कें हैं, लोकल जो कनेक्टिविटी है मार्गों के द्वारा, उसको लेकर जो आपकी डिमांड थी वो पूरी हो पाई है क्या? हाँ, मैं तो जो NH 2-3 NH नए NH के बारे में हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, 49 जो है उसका DPR करके वो काफ़ी संकट में था उस लाइन, तो अभी उनमें पैसा भी केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिए हैं और DPR प्रस्तुत होकर अभी शायद उसका टेंडर होकर काम भी शुरू होगा, जो ब्रजराज नगर रायगढ़ इस क्षेत्र में जी। और 200 एक है सोहेला से लेके सोनपुर तक जी, वो एक बड़े क्षेत्र है जहाँ भुवनेश्वर राजधानी को हमारा रास्ता लगता है जी, वो अभी उसका भी मंजूर हो गया है और उसका भी शायद DPR प्रस्तुत हो गया है, टेंडर के लिए शायद वो प्रक्रिया इन लोग चलाए हैं। और एक रास्ता हम बरगढ़ से भटली होते हुए छत्तीसगढ़ जाएगा, भटली अम्बाभाना होते हुए, अच्छा, उसका भी मंजूरी शायद केंद्र सरकार दिया है। बड़े 3 रास्ता का लिए अभी जो हम लोग का क्षेत्र का बड़ी समस्या था, ये अगर हो जाता है तो काफ़ी सारे रास्ता के लिए हमने लोगों का फायदा होगा।
जी, ये कौशल विकास, स्टार्टअप, इस पर भी सरकार का बड़ा जोर है। आपके क्षेत्र में भी ऐसे कुछ केंद्र स्थापित हो रहे हैं जहां पर जो स्किल्ड किया जाए छात्र छात्राओं को, और स्टार्टअप के लिए भी लोन मुहैया कराया जा रहा है। मुद्रा के तहत भी लोन दिया जा रहा है जिससे जो है अपना व्यवसाय शुरू कर पाएँ युवा या अन्य लोग। उसको लेकर भी आपकी कुछ पहल है या फिर केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर कुछ आप कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में? हाँ, ये तो सबसे बड़ा बात सरकार ने की है। कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट में स्किल के वो ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी सारे बात है। तो उसमें वो बैंक का जो ऋण का सिस्टम ज़्यादा बढ़ा है मोदी जी ने, काफ़ी सारे लड़कों ने उसका फ़ायदा ले रहे हैं अभी जी। और कौशल विकास से काफ़ी स्टार्टअप इंडिया जैसे सिस्टम है, अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े उद्योगपति बन रहे हैं वहाँ, छोटे छोटे से बढ़ रहे हैं उन लोग। और काफ़ी सारे इसके कारण काफ़ी सारे युवक ने उद्योगपति अब बन गए, जिसको जो सोच रहे थे कि हमारा पास कोई काम नहीं है ना, हमने को सर्विस मिला, क्या करेंगे, अभी उसी लाइन में काफ़ी सारे लोग वो दिशा में अभी चल रहे हैं। और ये आपका और एक बात यहाँ रहता है कि हमारा जो क्षेत्र है, एक तो बरगढ़ और एक दो जो जिला है झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा में भी काफ़ी इंडस्ट्री है वहाँ जी जी जी। लेकिन वही इंडस्ट्री में हम अभी कलेक्टर के साथ, यहाँ के मंत्री के साथ पार्लियामेंट भी उठाए थे कि वहाँ जो इंडस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट दे के हमारा वहाँ का स्थानीय लोग को नियुक्ति होना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारा नियुक्ति बाहर के लोग को दे देते हैं उन लोग, जितना बड़ा 8-10 इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसके हम इशू किए हैं। अभी जिलापाल के जरिए सरकार ने उसको तय किया है कि वहीं का लोग को हम स्किल में ट्रेनिंग देंगे और उसको ट्रेनिंग देके फिर उसमें इंडस्ट्री में हम उनको शामिल करेंगे। ये नया प्रक्रिया है कि वहाँ शुरू होने वाले हैं अभी कुछ पाइपलाइन में, या फिर आपने जो लोगों से जब आप चुनाव में गए थे कुछ वादे किए थे, ऐसे कुछ वादों पर काम शुरू हुआ है या उसको लेकर कुछ चुनौतियां आ रही हैं और चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं, उसका कुछ जिक्र करेंगे? नहीं, एक तो डिमांड, सबसे बड़ा डिमांड था उस समय मैं जो चुनाव में लड़ा था, उससे पहले से डिमांड था ये जी कि हमारा जो क्षेत्र है आपका सोहेला से लेके घैस, बीजेपुर, पदमपुर, पाइकमाल, इसी क्षेत्र में रेलवे लाइन का कनेक्टिविटी नहीं था जी। तो लोग डिमांड करते थे कि हम कब रेल में बैठेंगे, देश के सभी लोग बैठ रहे हैं, हम नहीं बैठ रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा था उस समय, और उस समय वो मुद्दा को लेके मैं पार्लियामेंट भी आया था और उसको मैं उठाया था भी, मंत्री जी से भी मिले थे, अश्विनी वैष्णव जी से, वो तो उड़ीसा के सांसद भी है जी। और वो धन्यवाद मोदी जी को कि उसको जब बजट में वो रेलवे बजट आया पिछले टाइम, उसमें ये प्रोजेक्ट नहीं था बरगढ़ से नुआपड़ा रेलवे लाइन, लेकिन मैं फिर एक बार कोशिश किया कि इसको कैसे भी करेंगे, तो एक सेपरेट स्वतंत्र प्रोजेक्ट के नाते इसको फिर सुपारिश किए और उसको 138 किलोमीटर ये रेलवे लाइन के लिए 2668 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए, काम शुरू भी हो गया। अच्छा, ये सबसे बड़ा डिमांड उस क्षेत्र का था कि एक रेलवे लाइन होना चाहिए हमारा क्षेत्र में, क्योंकि बिना रेलवे लाइन में कोई क्षेत्र डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अभी ये भी पूरे होने वाला है। ये अमृत भारत योजना से अलग है क्योंकि उसके लिए भी शायद 4 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, उस पर भी काम शुरू हो गया है। हाँ, ये अमृत भारत तो वो तो अलग प्रोजेक्ट है जी। वो जहाँ जहाँ रेलवे स्टेशन पहले से है, बरगढ़ है, हाँ। बरगढ़, बरपाली है, हाँ। उसके बाद ब्रजराज नगर है मेरा क्षेत्र के, और बेलपहाड़ जी। ये चारों स्टेशन में अमृत भारत के योजना तहत ये काम चल रहा है। 2-3 स्टेशन का काम काफ़ी खत्म होने के नज़दीक आ रहा है और कुछ 70-80% है। लग रहा है 4-6 महीने के बाद शायद ये अमृत भारत स्टेशन का काम ये खत्म हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। लोग देख रहे हैं कि ऐसा स्टेशन भी हो सकता है। स्टेशन का क्या हाल था पिछले टाइम, अभी अमृत भारत स्टेशन में ये जो जार जुड़ गए हैं, लोग भी खुश हो रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन बदल रहा है भारत, जो बोलते हैं सही में भारत बदल रहा है अभी। तो आप अपने आप को राजनेता समझने लगे हैं पूर्ण रूप से, या आपको लगता है कि एक समाज सेवी जो है आपके अंदर ज़्यादा समाहित है और समाज से जुड़े हुए मुद्दे? मैं देख रहा था जब आपके प्रोफाइल को, तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी आप आंदोलन करते रहे हैं। देखिए, मैं तो राजनीति में अभी हूँ, मैं तो सांसद हूँ जी, लेकिन ये तो परमानेंट नहीं है। कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई एमएलए, ये परमानेंट नहीं है जी। लेकिन परमानेंट है वो जीवन चक्र, परमानेंट है। हम जहाँ से हमने शुरू किया जीवन का राजनीति क्षेत्र को, और आप जो बता रहे हैं सही है कि हमने उसी आंदोलन से ही, गंधमार्दन मूवमेंट से हम राजनीति में प्रवेश किए
और लोगों का बीच हम रहते हैं, गांव गांव घूमते हैं, लोगों का कुछ काम करास रहता है, जाते हैं आते हैं। हम समझते हैं कि ये परमानेंट नहीं, आज हम हूँ कल नहीं हो सकता हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 10 बार भी MP बनेंगे तो इतिहास मेरे को तो याद नहीं करेगा, वहाँ का लोग याद नहीं करेंगे। अगर हमारा समय काल में अगर कुछ ऐसा काम हम करके जाएंगे तो हो सकता है एक बार MP होने से भी इतिहास याद करेगा कि कोई एक MP था, ऐसा काम कर रहा था। तो हम ज़्यादा समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसी लाइन में ही काम करेंगे। आप ये एक अच्छी बात मानते हैं कि एक विधायक के तौर पर आपको पहले काम करने के लिए मिल गया, अब वो अनुभव जो है एक सांसद के रूप में काम करने में काम आ रहा है। हाँ एकदम, वो विधानसभा में 4-5 साल में रहा उड़ीसा में जी। तो उस समय विधानसभा का जो प्रक्रिया था, एरिया का बात विधानसभा में कैसे बोलना चाहिए, कैसा उत्तर आ रहा है, मंत्री लोगों को कैसा बातचीत करना है, कौन सा समस्या इंपॉर्टेंट है, फिर अधिकारी लोग से, IAS अधिकारी सेक्रेटरी लोग से कैसा बैठना है, कैसा डिमांड देना है, काम का प्रोसेस कैसा चल रहा है, वो एक्सपीरियंस हो गया था जी विधायक के नाते। तो मेरे को थोड़ा सहज लग रहा है, नया मैं तो नहीं हूँ, एक बार मैं विधायक था, इस लाइन में हूँ, इसलिए मेरे को सहज लग रहा है कि उस अनुभूति अभी हमको काम में आ रहा है सांसद होने के लिए। जी जी, लेकिन आप स्वयं सांसद हैं, आपकी एक अच्छी बात यह है कि जब आप सांसद बने तो राज्य में भी आपकी सरकार आ गई, केंद्र में भी रिपीट हो गई आपकी सरकार, तो अपेक्षाएं जो हैं लोगों की बढ़ जाती हैं। तो उस अपेक्षा पर खरा उतरना आपको एक चुनौती लगता है या लगता है आपको कि आसान हो जाता है जब राज्य में भी आपकी सरकार हो और केंद्र में भी आपकी सरकार हो और आप सत्ताधारी दल के सांसद हो? हाँ नहीं, ये तो सही है। देखिए, इस बार उड़ीसा का लोगों ने आशीर्वाद दिए और 24 साल के एक सरकार को गिरा करके फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार उड़ीसा के लोग के आशीर्वाद से हमने बनाए। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री है। जी जी। और अगर किसी को भी इसका श्रेय जाता है, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास भी गवाह है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो छवि है उड़ीसा में, उसका भी छवि का ही प्रभाव से मोदी जी के नाम से ही उड़ीसा के लोगों ने भरोसा विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उड़ीसा में सरकार बनाई। और 21 लोकसभा सीट से 20 लोकसभा सीट हमने बीजेपी सांसद लोग हम जीत के आए हैं। क्या बात है। और चुनौती तो है, सही बोल रहे हैं, जब डबल इंजन का सरकार हो गया, उड़ीसा में भी हमारा सरकार, अगर उड़ीसा में हमारा सरकार नहीं होता तो हम गाली बकते थे, कहते थे कि ये सरकार काम नहीं कर रहा है, केंद्र पैसा दे रहा है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, गाली देने से हम काम खत्म हो जाता था। लेकिन अभी चुनौती है कि डबल इंजन सरकार है, कैसा हम जो बोल रहे हैं कि डबल विकास होगा उड़ीसा का। किसान मजदूर जितने लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, रोड रास्ता जितना डेवलपमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल में जितना डेवलपमेंट उड़ीसा में नहीं हो पाया, हम अभी डबल इंजन का सरकार है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम कैसे डबल डेवलपमेंट करेंगे। और चुनाव के समय जब लोगों के पास जाएंगे, लोग हमको नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया, लोग खुश होकर बोलेंगे आपका सरकार फिर एक बार उड़ीसा में आना चाहिए। ये तो चुनौती है, उस चुनौती को हम स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने समय निकाला अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में, संसद के भीतर जो आपने विषय उठाए उसके बारे में, और आपने कहाँ से राजनीति शुरू की उसके बारे में हमारे साथ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सांसद में आज के लिए इतना ही। आपके सांसद में आपसे फिर भेंट होगी एक और सांसद के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।